नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में देश की जीडीपी से जुड़ा एक अपडेट जानने के लिए। दुनिया भर के अंदर जीडीपी के मामले बताने वाली संस्था आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने हाल ही में जारी अपने नतीजों में बताया है कि भारत दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हाल ही में भारत ने जापान को पछाड़ा है और इससे ऊपर अब जर्मनी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विराजमान है। उनसे ऊपर चीन और अमेरिका का नंबर आता है। यदि आने वाले टाइम में भारत ऐसे ही प्रगति करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाले 2 साल के भीतर भीतर भारत संभवतया जर्मनी को भी पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में बन जाएगा। आज के सेशन में इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जानने वाले हैं कि जीडीपी के अंदर ये संस्थाएं किस तरह से आंकड़े जुटाती हैं। नंबर दूसरा, जीडीपी पर कैपिटा पर हम कहां खड़े हैं। भारत की जीडीपी पर कैपिटा किस तरह बढ़ाई जा सकती है। हमारे इस तरह के आंकड़े भारत को किस तरफ दुनिया में आगे लेकर जाते हैं। सारी बातें आज के सेशन में इसी विषय वस्तु के अराउंड करेंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम आज भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि हेडलाइंस भारत की जीडीपी पर टिकी हैं और खबर बनती है कि दुनिया में भारत ने जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी जीडीपी का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। जहां दुनिया में भारत जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 कंट्री है, सबसे ज्यादा आबादी हम दुनिया में रखते हैं। ऐसे में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के मायने क्या हैं, क्या आर्थिक असमानता के ऊपर भी कहीं कोई टिप्पणी हुई है, सारी बातें आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे। यही कारण है कि हेडलाइंस बनते हैं कि इंडिया बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और अब एक स्थान कितना दूर है। ये सारी बातें तो इस तरह की अभी हेडलाइंस हैं इस समय जो मार्केट के अंदर चल रही हैं। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए यह बताया कि भारत जापान को पीछे सरका चुका है। इसी के साथ साथ नीति आयोग भी इसके साथ साथ काफी सारी बातें कहते हुए है। नीति आयोग का मानना है कि भारत को अगर और तेजी से आगे बढ़ना है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, तो राज्य स्तर पर कार्य और अधिक करने होंगे और डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से यानी कि राज्य से लोकल गवर्नमेंट तक काम पहुंचना होगा और जब काम वहां पर पहुंचेगा तो उसकी वजह से कार्य में विस्तार होगा। नीति आयोग के सीईओ की तरफ से इस विषय पर भी अपनी तरफ से बयान आया। साथियों, इस बयान के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जानकारी मैं यहां पर आपको हमारे ऑफर की भी दे देता हूं और हमारा ऑफर यह है कि मेरे द्वारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का एक कोर्स अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसे अक्सर आप लोग पूरी 1 साल की वैलिडिटी के लिए 4500 रुपीज में लेते आए हैं। उसके साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स भी आप मार्केट से हमारे ऑनलाइन ही परचेज कर पाते हैं। जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो सारा कंटेंट कुछ इस तरह से हैंड रिटन उपलब्ध कराया जाता है। फिलहाल के लिए स्टॉक सीमित रहने तक और मोस्ट प्रोबेबली कल तक ही मुझे लग रहा है हमारा स्टॉक क्लियरेंस ही है कहा जाए तो इसे, क्योंकि फिर इसके बाद में हम लोग और प्रोसेस करेंगे आगे की तरफ। तो फिलहाल के लिए कल और परसों आप लोगों के लिए हमारा एक स्पेशल ऑफर और बचा है, जिसमें अब आप 4500 रुपीज में हमारे हैंड रिटन नोट्स को अपने इस कोर्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आप इस कोर्स प्राइस में अपने घर पर हमारे 1999 के जो 6 किताबें हैं 4 सब्जेक्ट्स की, हिंदी अथवा इंग्लिश में आप अपने घर मंगा सकते हैं। बोथ लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिस भी ऑप्शन में आपको चाहिए हो आप घर मंगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर पर कॉल भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन 2 दिन के लिए ही उपलब्ध है, कृपया करके इसे अगर आप अवेल करना चाहें तो जल्दी कीजिएगा। तो अच्छा हाँ, एक और जानकारी कि जैसे ही ये सेशन समाप्त होगा हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर एक सेमिनार रखी है मैंने, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार है, विद्यार्थियों के लिए है जो समय प्रबंधन की परेशानी से जूझते हैं, उनके साथ एक संवाद है। आप आकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका भी कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही ये सेशन पूरा होगा उसके तुरंत बाद वो सेमिनार आयोजित होगी। फिलहाल के लिए विषय पर वापस आते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं आपके सामने और इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ नंबर 1 पर खड़ा है। चाइना 19.231 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ नंबर 2 पर है और जर्मनी 4.744 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर है। भारत ने हाल ही में 4.187 ट्रिलियन का अंक छू लिया है। तो ये जो 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, अब उस आंकड़े पर हम लोग बढ़ चुके हैं और 4.187 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ भारत चौथे नंबर पर है। जापान 4.186 के साथ में
पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इससे पहले भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ा था और ये सारी की सारी लिस्ट में पिछले 10 सालों में लगातार भारत ऊपर की तरफ पायदान चढ़ते हुए आ रहा है और फिलहाल हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हैं। इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ, इसके पीछे के कारणों में जापान का कम परफॉर्म करना और भारत का ज्यादा परफॉर्म करना, ये दोनों ही कारक संयुक्त रूप से काम किए हैं, जिसके चलते भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। 2021 में भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था, तब हमने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ा था और अब हमने जापान को पछाड़ दिया है और भारत ने जापान को पछाड़ करके यह स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत नॉमिनल जीडीपी के मामले में 4.29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर पहुंच गया है। अब ये नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से जीडीपी के मायने निकाले जाते हैं, सारी बातें करेंगे। आईएमएफ के आंकड़ों को अगर देखें तो तीसरा नंबर भी हमारे लिए छूना अब ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। संभावित है कि 2 से लेकर 2.5 साल में भारत जर्मनी को, जिस तरह से अभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जर्मनी को भी इन आंकड़ों में पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो मॉनेटरी अपनी रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इस रिपोर्ट के अंदर यह जानकारी दी गई है कि भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.2% के हिसाब से चल रही है। इसीलिए अगर आप आंकड़ों को देखें तो ये अंक भारत के 2025 के अपडेटेड हैं, जो कि आईएमएफ के द्वारा पब्लिक किए गए हैं। 5 सालों में अगर देखें आफ्टर कोरोना, भारत लगातार जीडीपी के ग्रोथ में सकारात्मक अंक वृद्धि दिखा रहा है। फिलहाल 2024 में 6.4% की ग्रोथ बताया गया है। भारत जर्मनी से 0.6 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी की वृद्धि एक्सपेक्ट करता है। 0.6 ट्रिलियन की वृद्धि होते ही हम जर्मनी को बाईपास करके आगे निकल जाएंगे। इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि जर्मनी और भारत के बीच का जो अंतर है वो 2 से 2.5 साल के अंदर कवर कर दिया जाएगा और उसको हम सरपास करके आगे निकल जाएंगे 2028 तक मोस्ट प्रोबेबली। अब सवाल है कि ये जीडीपी होती क्या है। जीडीपी आसान भाषा में एक घर के अंदर जिस तरह से घर के सदस्यों के द्वारा सर्विसेज और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से एक देश की सीमा के भीतर देश के निवासियों के द्वारा जो सर्विसेज पैदा की जा रही हैं, गुड्स पैदा की जा रही हैं, उन्हें आप जीडीपी में वैल्यू के अंदर काउंट करते हैं। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन किसी देश की सीमा के भीतर पैदा की गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमत होती है, जिसे आप जीडीपी के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार से आंकी जाती है, बेस ईयर के रेफरेंस में और करंट ईयर के रेफरेंस में। जब बेस ईयर के रेफरेंस में नामी जाती है तो इसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है और जब इसे करंट के नाम पर नापा जाता है तो इसे रियल जीडीपी कहा जाता है। वर्तमान में 2011-12 को बेस ईयर लेकर विदाउट इन्फ्लेशन जीडीपी काउंट करते हैं तो ये आंकड़ा जो आज का 4.29 ट्रिलियन के आसपास है यहां पहुंचता है। वहीं पर रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, इसी वजह से नॉमिनल जीडीपी ही कंपैरिजन के अंदर काउंट की जाती है, ताकि पूरी दुनिया के देशों को, क्योंकि हर देश का जो इन्फ्लेशन है वो एक जैसा नहीं होता, इस वजह से मतलब कंट्रडिक्शन ना हो कंपैरिजन में, इसलिए इन्फ्लेशन को हटा करके नॉमिनल जीडीपी के पार्ट पर जीडीपी कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो जीडीपी के मायने मैंने आप लोगों को बताए। जीडीपी का और भी विस्तार पूर्वक अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हमारे कोर्स में उपलब्ध हैं, आप वहां पर इसका डिटेलिंग समझ सकते हैं। हमने सारी तरह की जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब चीजें बहुत डिटेल में वहां पर सिखाई हुई है। ठीक है, अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जीडीपी आफ्टर ऑल को बढ़ाता कौन है, घटाता कौन है, बढ़ती कैसे है। जैसा मैंने आपसे कहा, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू से आप डिसाइड करते हैं कि जीडीपी की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे में जीडीपी को घटाने और बढ़ाने वाले फैक्टर्स में हम जितना खर्च करते हैं उससे हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है। प्राइवेट सेक्टर जितना ग्रोथ करता है उससे जीडीपी को ग्रोथ मिलती है। हमारे सरकारी खर्च से, सरकार जितना खर्च करती है उससे जीडीपी को ग्रोथ मिलती है। और अल्टीमेटली हम जितना बढ़िया एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की हैं उन्हें बेचना है, तो उनके बेचने से जो धन लाभ होता है उससे जीडीपी में वृद्धि देखी जाती है। तो भारत जैसे देश में चूंकि एक्सपोर्ट अभी इंपोर्ट से हावी नहीं है, लेकिन उम्मीदें की जाती हैं कि जिस तरह से हम अपने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, तो भारत आने वाले समय में दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाली अर्थव्यवस्था होगा। तो ऐसे में जीडीपी ग्रोथ रेट और तुलनात्मक रूप से तेजी से बढ़ेगी। बड़ा सवाल है कि फिर जापान की अर्थव्यवस्था क्यों पिछड़ी। तो जहां देश के अंदर कंपैरेटिवली ग्रोथ रेट की बात की जाए तो भारत की ग्रोथ रेट जहां
2% से लगभग ऊपर हर कोई बता रहा है, फिर चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, भारत हो, सब अपने अपने स्तर पर भारत की ग्रोथ रेट को 6% से ऊपर बता रहे हैं। वहीं जापान की ग्रोथ रेट 0.3% ही है। इसके पीछे का बड़ा कारण है कि जापान एक विकसित अर्थव्यवस्था है और विकसित अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ करने में जो सुविधाओं की आवश्यकता